नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज बात करेंगे सीटेट मैथ पेडागोजी के बारे में, जिसमें आपको संपूर्ण पेडागोजी रहेगी। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो मैथ पेडागोजी की टेंशन खत्म हो जाएगी। तो वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा एंड तक देखें तभी समझ आएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। इस प्रकार से आपकी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला है आपका गतिविधि आधारित शिक्षा। गतिविधि आधारित शिक्षा क्या होती है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। थोड़ा देखते हैं क्या क्या है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सीखने केंद्रित दृष्टिकोण है। सीखना क्या है? केंद्रित दृष्टिकोण है। ये आपको पॉइंट देखेगा सीटेट में। इस दृष्टिकोण में शिक्षार्थी या बच्चा, लेकिन शिक्षक नहीं, शैक्षिक कार्यक्रम का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। गतिविधि आधारित में मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है? शिक्षक नहीं, शैक्षिक बच्चा। बच्चा यानी कि शिक्षार्थी होता है, वो गतिविधि आधारित केंद्र शिक्षा में शैक्षिक कार्यक्रम का मुख्य केंद्र क्या होता है? बच्चा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गतिविधि आधारित शिक्षण। शिक्षण के कई तरीकों को एकीकृत करता है, जैसे प्रदर्शन, वार्तालाप, गतिविधि, विचार मंथन, परियोजना पद्धति, वाद विवाद गतिविधि आदि। दूसरा पॉइंट ये आपको याद रखना है, यह स्व अधिगम की क्षमता विकसित करता है। गतिविधि आधारित शिक्षा क्या करती है? ये स्व अधिगम यानी कि बच्चा खुद से करके सीखा हुआ ज्ञान ज्यादा स्थायी होता है। खुद से करके सीखा हुआ ज्ञान, तो इससे बच्चा क्या स्व अधिगम की क्षमता का विकसित करता है। यह अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए गतिविधि आधारित शिक्षा का क्या है मुख्य पॉइंट, तो ये क्या है? स्वधिगम क्षमता विकसित करता है, अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करता है, ठोस सोच विकसित करता है और वास्तविक सेटिंग से वास्तविकता लाता है। और यह सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों की रुचियों, क्षमताओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर आपको याद ना रहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर इसमें हम आपके सॉल्व करेंगे, अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और इसे अभी यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट है आपका गणित की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं। ये आपको 100% एक नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या क्या अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं होती हैं, ये जानते हैं। आइए देखो, सबसे पहली विशेषता यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उद्देश्यों के अनुसार होनी चाहिए। जो हमारी किताब हो वो जिस अधिगम के लिए हो रही है उसके अनुसार होनी चाहिए। सबसे मेन पॉइंट ये है आपका। अवधारणाओं को सरल से जटिल तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हमारा एक सूत्र है सरल से कठिन की ओर, तो उसको लागू करना चाहिए। अवधारणाओं को सरल से जटिल तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसे अच्छी तरह से चित्रित किया जाना चाहिए और जहां भी आवश्यक हो वहां एक आरेख और आंकड़े होने चाहिए। ये बात भी बहुत जरूरी है। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक गलत होगा, आपको छांटना होगा इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसलिए ये आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ये आपको पॉइंट दिए जा रहे हैं, याद रखें इन्हें। अवधारणाओं का एक श्रेणीबद्ध तरीका प्रस्तुत किया जाना चाहिए। समस्याएं वास्तविक जीवन की जरूरतों से संबंधित होनी चाहिए। वास्तविक जीवन से, जैसे कि उसमें एग्जाम्पल ऐसे होने चाहिए। अगर आप मार्केट गए, आपने 4 रुपए का पेन खरीदा, 2 रुपए की पेंसिल खरीदी, 5 रुपए की नोटबुक खरीदी और 5 रुपए के समोसे खा लिए, तो ये वास्तविक जीवन से संबंधित है। तो आपने कुल टोटल कितने रुपए खर्च किए? तो आपने कुल टोटल 16 रुपए खर्च किए। ऐसे बच्चों में जल्दी से बच्चे समझ जाते हैं। और क्या है, अवधारणाओं को उच्च कक्षाओं से जोड़ा जाना चाहिए। ये बात भी बहुत अच्छी है। इसे विषय वस्तु की तार्किक और मनोवैज्ञानिक व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए। ये पॉइंट है आपको अच्छे से याद रखने, ये पॉइंट आपको मिलेंगे। गणित की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता, ये 100% क्वेश्चन आता है, हर बार के सीटेट में आया है। आप प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए। अब है नेक्स्ट आपका शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में छात्र केंद्रित दृष्टिकोण क्या है।
इसके बारे में आपसे ये आपका टॉपिक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र केंद्रित दृष्टिकोण। इसको आपको समझना है। इसमें क्या होता है, इस दृष्टिकोण में शिक्षार्थी या बच्चा ना कि शिक्षक शैक्षिक कार्यक्रम का मुख्य केंद्र होता है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में छात्र केंद्रित दृष्टिकोण, यह शिक्षण के बजाय अधिगम पर जोर देता है। यह शिक्षण के बजाय अधिगम मतलब कि सीखने पर जोर देता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा का समग्र लक्ष्य बच्चे का सर्वांगीण विकास है, ना कि केवल ज्ञान प्राप्त करना। इसमें यह कहा जा रहा है बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाए, ये नहीं कि वो रट्टू तोता हो जाए, ना केवल ज्ञान प्राप्त करना। तो आपको इसमें ये क्वेश्चन आपको दिख जाए कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में छात्र केंद्रित दृष्टिकोण क्या है, तो उसमें आपको ये याद रखना है, इस दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा का समग्र लक्ष्य बच्चे का सर्वांगीण विकास है, ना कि केवल ज्ञान प्राप्त करना। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, पाठ्यक्रम इस दृष्टिकोण के अनुसार होना चाहिए, विभिन्न स्तरों पर शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं, रुचियों, अभिरुचियों और क्षमताओं पर आधारित होना चाहिए, ताकि यह उन्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण और मूल्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाए। ये सभी पॉइंट हैं आपके, ये सभी पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट हैं, इन्हें आप याद रखें। ये पॉइंट जहां मिल जाएं एग्जाम में, वहां पर आप 100% सही क्वेश्चन लगा देना। कौन सा पॉइंट है कि विभिन्न स्तरों पर शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं, रुचियां, अब विद्यार्थियों की रुचि देखना है, अभिरुचियां देखना है, विद्यार्थी की क्षमता देखना है और उन्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण और मूल्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाए। ये सभी पॉजिटिव पॉइंट हैं, इन्हें बहुत अच्छे से याद रखें। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में छात्र केंद्रित दृष्टिकोण क्या होता है, ये होता है, ये पॉइंट याद रखें। अगर नहीं याद रख सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको जरूर देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। ये है आपका शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण। शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण क्या होता है, शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण में आपका शिक्षक होता है वो मैन होता है, और बच्चा होता है वो मैन नहीं होता, बच्चा गॉड होता है और शिक्षक मुख्य होता है। ऐसे याद रखें इसे। शिक्षक सक्रिय है और सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा होता है वो निष्क्रिय रहता है, बच्चा ज्यादा ध्यान नहीं देता है, बच्चा निष्क्रिय रहता है। छात्रों को शिक्षकों अन्य स्रोतों से प्रेषित जानकारी प्राप्त होती है और उन्हें याद किया जाता है। इसमें रटन प्रणाली चलती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण। प्रकृति में उपदेशात्मक, जिसके तहत निर्देश पाठ्य पुस्तकों, व्याख्यान आदि पर आधारित होता है। शिक्षण और अधिगम की गतिविधियां प्रासंगिक नहीं है, इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण, इसके बारे में बात करेंगे, इससे आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बने रहें हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ और लगे रहें। शिक्षार्थी सक्रिय है और सीखने की गतिविधि शिक्षकों द्वारा सुगम की जाती है। इसमें क्या रहता है, जो स्टूडेंट होता है अपना, वो स्टूडेंट आपका सक्रिय रहता है और जो टीचर होता है वो बच्चों को सीखने के साधन उपलब्ध कराता है। छात्र अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। अब जैसे किसी को बच्चे को लैब में ले गए तो बच्चा वहां पर सक्रिय रहेगा और जो मास्टर है, जो अध्यापक है, बच्चों को सीखने के गतिविधियां, सीखने के उपागम उनके लिए उपस्थित करेगा। छात्रों के माध्यम से सीखते हैं, सीखने के कार्यों पर चिंतन, अर्थ निर्माण और ज्ञान का निर्माण करते हैं, जिससे वैचारिक स्पष्टता प्राप्त होती है। अधिगम वास्तविक दुनिया में स्थित सीखने के रूप में प्रासंगिक है, इसलिए अधिगम की अधिक प्रासंगिकता है। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण क्या होता है, वास्तविक दुनिया में स्थित सीखने के रूप में प्रासंगिक, इसलिए अधिगम की अधिक प्रासंगिकता है। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में आप इतना समझ लें, इसमें बच्चा है वो लर्निंग डूइंग से सीखता है, यानी कि करके सीखता है, और इसमें बच्चा आपका सक्रिय रहता है। ऐसे आप समझें इसे। इसके भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आज नहीं लेंगे। आदर्श गणित अध्यापक के गुण, ये आपको 100% देखने को मिलता है। ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, आप प्रैक्टिस सेट उठाएंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मेरी बात नहीं माने, सीधा प्रैक्टिस सेट उठाएं। आदर्श गणित अध्यापक के गुण क्या क्या होनी, अभिव्यक्त की स्पष्टता, जो भी वो व्यक्त करता है उसकी स्पष्टता होनी चाहिए। उत्साह एवं उपलब्धजनक व्यवहार, अध्यापक में उत्साह होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मरे मरे बोल रहा है, लेजी। और अगर अध्यापक में उत्साह नहीं होगा तो बच्चे भी उत्साहित नहीं होंगे। विषय पर पूर्ण अधिपत्य, उत्तम नियंत्रण शक्ति, व्यवहारिक कुशलता एवं साधन संपन्नता,
प्रयोगात्मक एवं अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति और निष्कपटता नहीं होनी चाहिए। ये नहीं, निष्कपटता होनी चाहिए, यानी कि कपट नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों आपका आता है अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, इन्हें जानना बहुत जरूरी है। अब इसको थोड़ा जूम करते हैं। अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, अभिसारी होता है, वो क्या होता है, ये क्लोज्ड होता है आपका, ये होता है ओपन। अभिसारी चिंतन एक ही बिंदु पर केंद्रित रहती है, यह खोज को अवसर प्रदान नहीं करती। इस प्रकार के चिंतन से बालक में रटन की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। अभिसारी चिंतन होता है बच्चे को रटन कराता है और इसमें बच्चा कोई नई चीज नहीं सीखने का प्रयास करता है। और लेकिन अपसारी चिंतन कैसा होता है, अपसारी चिंतन खोज, आविष्कार तथा मौलिकता को जन्म देती है। अपसारी चिंतन कैसा होता है, अपसारी चिंतन की अगर एक एग्जाम्पल में बात करें तो अगर बच्चे से आप पूछते हैं कि स्कूल आते समय आपने क्या क्या देखा, तो हर बच्चे का आंसर अलग अलग होगा और हर बच्चा अलग अलग आंसर देगा। यही अगर आप उससे पूछ लें कि आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, एक बच्चे से पूछेंगे आपका नाम क्या है तो वो अपना बच्चा, सभी बच्चे अपना ही नाम बताएंगे। अगर उनसे पूछ लें कि आपका जिला कौन सा है तो सभी बच्चे, ज़्यादातर गांव के बच्चे होंगे, एक जगह के बच्चे होंगे, सभी अपना जिला का नाम बताएंगे। अब सभी से पूछ लें उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है तो सभी लखनऊ बताएंगे। तो ये अभिसारी चिंतन हो गया। लेकिन अपसारी चिंतन में बच्चे को खोज, आविष्कारक और मौलिकता को जन्म देती। ये अपसारी चिंतन बच्चे में करना है, अभिसारी नहीं करना है। अभिसारी चिंतन से बालक के कल्पना शक्ति एवं बुद्धि पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार के चिंतन से बालक सृजनशील बनते हैं, क्रिएटिव बनते हैं, कुछ नया करने का सीखते हैं। इस प्रकार के चिंतन से किसी भी समस्या का केवल और केवल एक ही हल मिलता है। अपसारी चिंतन के फलस्वरूप किसी भी समस्या का एक से अधिक हल निकलते हैं। अब अपसारी चिंतन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही जरूरी होता है। अपसारी चिंतन एक निश्चित तथ्य पर आधारित होता है। अपसारी चिंतन की किसी समस्या का हल सिर्फ ज्ञात विधि द्वारा ही निकाला जा सकता है। इस प्रकार की चिंतन किसी निश्चित तथ्य पर आधारित नहीं होती है। अपसारी चिंतन ऐसे एक ही समस्या का हल अलग अलग विधि द्वारा निकाला जा सकता है। आप किसी बच्चे से पूछ लें 2 और 2 कितने होते हैं, तो वो 4 बताएगा। अगर आप किसी से पूछे 4 कितने से बने हैं, तो कोई बताएगा 2 और 2 से, 2 और 2, कोई बताएगा 2 गुणा 2 से 4 बने हैं, कोई बताएगा 1 को 4 बार जोड़ा है, कोई बताएगा 1 प्लस 3 से बने हैं 4, कोई बताएगा 3 प्लस 1 से बने हैं 4। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो अब अपसारी होते हैं, ओपन माइंडेड क्वेश्चन होते हैं। अभिसारी चिंतन सिर्फ एक बिंदु पर केंद्रित होता है, इसे आप समझें। लेकिन इस प्रकार के चिंतन के द्वारा खोजा गया साधन मुक्त अंत वाला होता है। अपसारी चिंतन एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होता है, इसका एक आंसर नहीं होता, ये ओपन माइंडेड होता है। और अपसारी चिंतन द्वारा समस्या का समाधान जल्द निकल जाता है। अपसारी चिंतन द्वारा किसी भी समस्या के समाधान में अधिक समय लगता है। क्यों समय लगता है, अभी मैंने बताया। किसी से आपने पूछा 4 कैसे बने, तो कोई बताएगा 2 गुणा 2 से 4 बने, कोई बताएगा 2 प्लस 2 से 4 बने, कोई बताएगा 1 प्लस 3 से 4 बने, कोई बताएगा 3 प्लस 1 से 4 बने, बने 4 ही। तो अभिसारी अपसारी को अच्छे से याद रखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका गणितीय खेल और पहेलियां, इससे क्वेश्चन मुश्किल आएगा, ये छोड़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपकी सममित रेखाएं। सममित रेखा की अगर बात की जाए तो दोस्तों सममित रेखा ये बहुत ही जरूरी है। सममित रेखाएं क्या हैं, यहाँ से आपको एक नंबर पक्का मिलने वाला है। वह काल्पनिक रेखा जो आकृति या वस्तु के केंद्र से होकर गुजरती है और उसे सामने समान आधे भागों में विभाजित करती है, सममित रेखा के रूप में जानी जाती है। सममित रेखा के रूप में जानी जाती है। जैसे कि दोस्तों ये पूरा सेब था, इसे आधे कट कर दिया तो
वह काल्पनिक रेखा जो आकृति या वस्तु के केंद्र से होकर गुजरती, ये जो रेखा है ये केंद्र से होकर गुजर रही है, उसे समान आधे भागों में विभाजित करती है। इसे समान आधे भागों में विभाजित कर दिया दोस्तों, आधा भाग ये हो गया, आधा भाग ये हो गया, आधा ये, तो सममित रेखा के रूप में जानी जाती। ऐसे ही ये देखिए आप यहाँ पर ये पत्ती बनी थी, इसे बीच से कट कर दिया, ये वाली जो पत्ती बनी है, ये जो आपका सेब था इसे बीच से कट कर दिया, ये तितली थी इसे बीच से कट कर दिया। तो ये सममित रेखा होती हैं, क्या ये काल्पनिक होती हैं, ये वस्तु को समान या आधे भागों में विभाजित कर देती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, सममित रेखा कहते हैं। निम्नलिखित अक्षरों के किस समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममित रेखाएं हैं? किसमें हैं? ए, सी, एक्स, टी, किस समूह में है दोस्तों? अगर हम बात करें जेड की, तो जेड को ऐसे कट कर लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कर पाएंगे। एक्स को ऐसे भी कर लेंगे तब भी बराबर रहेगा, ऐसे भी कर लेंगे तब भी बराबर रहेगा। सी को ऐसे कट कर सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं कर सकते, ये आंसर आपका गलत हो गया। इसमें सी है तो ये भी गलत हो गया, इसमें सी है तो ये भी गलत हो गया। बच्चा आपका ये ओ को ऐसे कट करेंगे तब भी उतना रहेगा, ऐसे करेंगे तब भी। एच को ऐसे कट करेंगे तब भी उतना रहेगा, इधर से कट कर देंगे तब भी। एक्स को ऐसे कट कर सकते हैं, ऐसे भी कट करते हैं। क्षैतिज भी और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममित रेखाएं किसमें हैं, इसलिए आपको ये बता दे रहे। और बी को ऐसे भी कट कर सकते हैं और ऐसे भी कट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये बराबर रहेगा, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाए। एच नहीं, बी नहीं है, एच एक्स ओ, एक्स एच ओ, बी पॉइंट है आपका, बी में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से ये आधा नहीं कट रहा है, तो सिर्फ ये इतना कट जाएगा, ये इतना कट जाएगा, ये इतना, ये इतना, ये इतना, ये इतना, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। एक्स को ऐसे काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, बराबर। एच सममित रेखा को ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, तब भी बराबर रहेगा। ओ को आप ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, तब भी बराबर, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके, आकृति और सममित रेखाएं। ये दोस्तों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। आकृति, एक विषमबाहु त्रिभुज, एक विषमबाहु त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं, विषमबाहु त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होती, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 2-3 बार अपने स्क्रीन पे लगा लें, ये आपको क्वेश्चन जरूर। एक समद्विबाहु त्रिभुज, केवल एक सममित रेखा होती है, जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें केवल एक सममित रेखा होती है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो ऐसे बनेगा, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तो इसे आप ऐसे कट कर देंगे तो बराबर रहेगा, ऐसे करेंगे तो ऊपर वाला ज्यादा नीचे वाला सही। तो केवल इसमें एक सममित रेखा होती है समद्विभाज में। एक समबाहु त्रिभुज तीन सममित रेखा होती हैं, इसमें समबाहु त्रिभुज में तीन सममित रेखा होती हैं। एक आयत में कितनी सममित रेखा, दो सममित रेखा होती हैं। जैसे कि आपका ये जो बॉक्स, इसको आयत मान लेते हैं, तो इसे एक ऐसे कट कर सकते हैं, एक ऐसे कट कर सकते हैं, तो इसमें दो सममित रेखाएं होंगी। एक वर्ग, इसमें चार सममित रेखा होती है, इसे वर्ग मान लिया, एक ऐसा कट किया, एक ऐसा कट किया, एक ऐसा कट किया, एक ऐसा कट किया, तो एक वर्ग में चार सममित रेखा होती हैं। और वैसे ही दोस्तों एक वृत्त, इसमें अनेक सममित रेखाएं होती हैं। कैसे अनेक सममित रेखाएं होती हैं, अभी हम आपको बिल्कुल हूबहू करके दिखाते हैं दोस्तों। अब आ जाओ, इसे हम दिखाते हैं। ये एक वृत्त हो गया, इसमें सममित रेखाएं कैसे हो सकती हैं, ये आपका, सॉरी, ये हो गया आपका, यहाँ पर ये मेन पॉइंट हो गया, ये मेन पॉइंट हो गया मान लो ये। और इसमें आप इसे ऐसे काट सकते हैं, 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 कई तरह से कट सकते हैं। एक वृत्त में दोस्तों अनेक सममित रेखाएं होती हैं, इन्हें बहुत अच्छे से याद रखें। क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे आज, गणित में भय के कारण। ये दोस्तों आपके
कॉमन सेंस में है, आप अपने कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन आप अपने कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम छोड़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों, पामेला लिबेक एक ब्रिटिश गणितज्ञ और गणित शिक्षक थीं। तो इन्होंने दोस्तों एक बताया एल्पस, ELPS, एल्पस थ्योरी, गणित सीखने सिखाने का क्रम। तो इन्होंने क्या बताया था, ई से क्या बताया, ई से इन्होंने बताया एक्सपीरियंस, और एल से क्या बताया, लैंग्वेज। सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो एल्पस तो सुना ही होगा। पी से इन्होंने क्या बताया, पिक्चर, और एस से क्या बताया, सिंबल। एल्पस की आपको फुल फॉर्म भी पूछ ली जा सकती, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर, सिंबल, ये आपकी एल्पस की फुल फॉर्म है। और दोस्तों इन्होंने क्या, एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, ठोस वस्तुओं के द्वारा अनुभव। बच्चों को सबसे पहले ठोस वस्तुओं के द्वारा अनुभव दिया जाए, ठोस वस्तुओं के द्वारा अनुभव। फिर लैंग्वेज, यानी कि फिर बच्चों को दोस्तों भाषा के माध्यम से वार्तालाप किया जाए, भाषा के माध्यम से वार्तालाप। फिर पी से क्या, ई एल, ई एक्सपीरियंस, ठोस वस्तुओं के द्वारा अनुभव, एक्सपीरियंस। एल लैंग्वेज, भाषा के माध्यम से वार्तालाप। पी यानी पिक्चर, चित्रों के प्रदर्शन के द्वारा समझ, चित्र दिखा के बच्चों को बताया जाए। जैसे अभी आपको एक सेब दिखाया था, उसे बीच में काटा था, एक वृत्त बनाया था, उसमें अनेक सममित रेखाएं होती हैं, इस प्रकार। फिर एस यानी कि सिंबल, गणितीय संकेतों के सामंजस्य, गणित के जैसे कि आपको बताया ये क्या है, ये एक्स है, ये क्या है, ये गुणा है, ये क्या है, ये प्लस है, इसे सिंबल से समझाया जाए बच्चों को। गणित अवधारणाओं की प्रति, गणित क्या है, गणित अवधारणाएं अमूर्त होती हैं। ये बात बहुत बिल्कुल सही है, क्योंकि अमूर्त होती हैं। गणित अवधारणाएं तार्किक होती हैं, ये भी क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। गणित अवधारणाएं निगमनात्मक तर्क पर आधारित होती हैं। गणित अवधारणाएं रैखिक नहीं हैं, ये बिल्कुल सीधी नहीं होती हैं, गणित की अवधारणाएं रैखिक नहीं होती हैं। गणित कैसा होता है, गणित की प्रकृति क्या है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। गणित में अमूर्तता और दृढ़ता शामिल है। गणित अवलोकन के बजाय तर्क पर निर्भर करता है। गणित हमें दुनिया की समझाने में मदद करता है, और हम गणित को समझने के लिए दुनिया का इस्तेमाल करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। लैंगिक पक्षपात, लैंगिक रूढ़वादिता, ये आपने सीटेट की सीडीपी में खूब अच्छे से पढ़ा होगा, तो इसको भी छोड़ते हैं। लैंगिक पक्षपात क्या है, लड़का लड़की में अंतर करना, और लड़कियों को ये कहना लड़कियां गणित नहीं सीख सकती, लड़कियां कुश्ती नहीं लड़ सकती, लड़कियां सभी में आगे हैं, उनको किसी भी प्रकार का लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना। इस प्रकार से समझ ले लैंगिक पक्षपात क्या है। तो हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, जो है उसे ऐसा ही बताएंगे। पैटर्न, पैटर्न का भी संबंध मानसिक गतिविधि से है। पैटर्न को गणित की रीढ़ भी कहा जाता है, ये आपके ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। ये आपका मेन पॉइंट है, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है आपका दोस्तों। ये संख्या संक्रिय को समझने में बालकों की सहायता करता है। क्या, पैटर्न, गणितीय संचार। दोस्तों ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। एनसीएफ 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, क्या करें, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़कर दें, व्याख्यान देना। एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि हमें व्याख्यान नहीं देना है। ये आपके नेगेटिव पॉइंट है। विद्यार्थी को चर्चा में शामिल करें, निर्देश उपदेश देना, ये आपका गलत है।
हस्तचालकों का प्रयोग करें। परिभाषाओं और सूत्रों को याद करना ये आपका गलत है। एनसीईआरटी एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों को हस्तचालकों का प्रयोग करें, उन्हें करके सीखना चाहिए, उन्हें सूत्र को याद करने के लिए नहीं देना चाहिए। खोजबीन उपागम का प्रयोग करें। एनसीएफ 2005 कहता है खोजबीन उपागम का प्रयोग करें। बहुत सारे कार्यपत्रक देना ये बात गलत है, ये ना करें। एनसीएफ 2005 कहता है विद्यार्थियों को उनके बाह्य अनुभव को कक्षा में रखने का अवसर दें ताकि उनके तर्कड़ा को विकसित करा सकें। उनको अपने अनुभव रखने दें जिससे बच्चे अपने अनुसार तर्क कर सकें। और क्या है, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना रखें, उदाहरण धर्म, जाति, लिंग आदि। अभी आपको लैंगिक पक्षपात बताया, ये ना करें, एनसीएफ 2005 कहता है। तो एनसीएफ 2005 से भी क्वेश्चन आएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्या करें क्या ना करें। ये आपको दिखें तो आप इन्हें नेगेटिव पॉइंट मान लेना, और ये दिखें ये आपके पॉजिटिव पॉइंट हैं। ये मिले तो ये ऑप्शन सही है, ये मिले तो ये गलत है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो दोस्तों एक बार एक नज़र उस पर मार लेते हैं आपके। अबैकस गिनतारा क्या होता है? अबेकस एक गणितीय उपकरण है जिसका उपयोग गणना के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग गणित में निम्न स्थितियों में किया जाता है: गिनती सीखने में, जोड़ और घटाव सीखने में, स्थानीय मान की संकल्पना करने में। तो आप अबेकस देख सकते हैं, ये अबेकस है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? गणितीय संक्रियाओं में, जोड़ घटाव में और स्थानीय मान की संकल्पना सीखने में इसका प्रयोग किया जाता है। हमने एग्जाम दिया सीटेट का कई बार, तो ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं जियो बोर्ड। जियो बोर्ड की बात करें, ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। यह एक गणितीय जोड़ है जिसका प्रयोग समतल ज्यामितीय आकृतियों की अवधारणाओं जैसे परिधि, क्षेत्रफल और अन्य बहुभुज की विशेषताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये दोस्तों ज्यामिति में प्रयोग होता है। जियो बोर्ड का प्रयोग किस लिए होता है? ज्यामिति में होता है, इसलिए याद रखें। और ये कैसा होता है? इसका प्रयोग परिधि, क्षेत्रफल और अन्य बहुभुज की विशेषताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये जियो बोर्ड है। यह इसका प्रयोग त्रिविमीय आकृतियों में उनके लंबे किनारे, कोण और कोनों आदि का पता लगाने के लिए किया। त्रिविमीय, तीन विमा वाले आकृति में इसका प्रयोग किया जाता है। त्रिविमीय, इसे याद रखें। त्रिविमीय में किसका प्रयोग किया जाता है? जियो बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। अबेकस का या ग्राफ पेपर का या ग्रिड पेपर का? तो आपको क्या लगाना है? जियो बोर्ड का प्रयोग किया जाता है तीन विमा वाली आकृतियों को जानने में। है आपका नेक्स्ट टेनग्राम। यह पहली वाली खेल है जिसका प्रयोग द्विविमीय ज्यामितीय आकृतियों को पहचानने में किया जाता है। टेनग्राम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? टेनग्राम का प्रयोग द्विविमीय वाली के लिए किया जाता है। दो विमीय, द्विविमीय, इसे याद रखें। और जियो बोर्ड का किस लिए किया जाता है? त्रिविमीय के लिए किया जाता है। इसका 7 ज्यामितीय आकृतियों में 5 त्रिभुज, एक वर्ग और एक समांतर चतुर्भुज होता है। बालक अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके सभी 7 टुकड़ों को प्रयोग करते हुए एक ऐसी आकृति बनानी होती जिससे कहीं खाली स्थान नहीं बनाना चाहिए। ये तो आपको जानकारी के लिए था, सिर्फ इसमें इतना पूछा जाएगा। टेनग्राम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये एक पहली वाला खेल होता है और इसका प्रयोग द्विविमीय ज्यामितीय आकृतियों को पहचानने में किया जाता है। ऐसे याद रखें इसे। अब दोस्तों करते हैं ग्रिड पेपर की बात। इसका प्रयोग दशमलव श्रृंखलाओं के लिए त्रुटि विश्लेषण में किया जाता है। इसका प्रयोग इतना ही है, ये दोस्तों दशमलव संख्या के लिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे, आपको जूम करके दिखाते हैं। ये ग्रिड पेपर है, ऐसे कि आपको यहाँ पर लिख दिया 2, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर लिख दिया 2, यहाँ पर लिख दिया 2, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर लिख दिया 2। अब यहाँ पर प्लस है तो इसे आपको जोड़ना है। बच्चे को जोड़ने में आसानी हो, 2 4 6, फिर उसने पॉइंट लगा दिया, 2 2 4। तो ऐसे आपका ये प्रयोग किस लिए किया जाता है? ग्रिड पेपर का दोस्तों ये इसका प्रयोग किया जाता है दशमलव संख्या में शून्य के स्थानीय मान की महत्ता समझने, दशमलव संख्याओं को लिखने में। ग्रेड पेपर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका प्रयोग दशमलव के लिए किया जाता है। इस प्रकार इसे ध्यान रखें। भिन्न का किट। भिन्न का किट दोस्तों किसके लिए किया जाता है? भिन्नों का योग, किसी विशिष्ट इकाई का आधा भाग, चौथाई भाग आदि जानने के लिए। ये देखिए आप यहाँ पर, ये आधा भाग है, ये आधा भाग है, 1 2 3 4 5, ये 5
6 भाग कर दिए एक में से, ऐसे काट दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये 4 भाग, चौथाई भाग, ये आधा भाग, ऐसे ये काट दिया। तो इसका प्रयोग किस लिए जाता है? भिन्न का योग किसी विशिष्ट इकाई की आधा भाग जानने के लिए किया जाता है। डायस ब्लॉक, इसका प्रयोग किस लिए किया? सामान्य गणितीय संक्रियाओं को सीखने में इसका प्रयोग किया जाता है। जोड़, घटाना, गुणा, आदि। जोड़, घटाना, गुणा, आदि, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि 100, टेंस, 10 टेंस, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हैं, तो इन्हें 7 यहाँ पर लिख दिए। ये कितने हैं? 1 2 3 4, कितने हैं उतने यहाँ पर लिख दिए। तो इसलिए डायस का किस लिए? जोड़, घटाना, गुणा, डायस ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है गणितीय संक्रियाओं के लिए। डॉट पेपर या बिंदु शीट पटल, इसका प्रयोग किस लिए? इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के ठोस आकृतियों को बनाने में होता है। ज्यामिति की सममिति आकृतियों को पहचानने में इसका प्रयोग होता है। परावर्तन की अवधारणा को समझने में, ये पॉइंट आपका आ जाएगा कि परावर्तन की अवधारणा को समझने में किसका प्रयोग होता है? डॉट पेपर, बिंदु शीट, डॉट पटल का, या फिर ग्रिड पेपर का, या फिर डायस ब्लॉक का, या फिर भिन्न किट का। तो आपको क्या लगाना है? परावर्तन की अवधारणा को समझने में डॉट पेपर, बिंदु शीट, डॉट पटल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका ग्राफ पेपर, आलेख पेपर, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? इस आकृतियों का क्षेत्रफल अनुमान लगाने तथा क्षेत्रफल की तुलना करने में प्रयोग करने में किया जाता है। इतना ऐसे याद रखें। इतना ही था दोस्तों। अब आपको एक वीडियो में एनईपी और चाक्षुषीकरण, तीन टॉपिक आपके छूटे हैं। एनईपी और आरटीई और बैन हीले का चाक्षुषीकरण, ये सभी आपको मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, शेयर कर दें अपने यार दोस्तों में। मैथ की पेडागोजी के इसके क्वेश्चन हम आपको कल सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए बने रहें हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ। सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने काम को सफल बनाते रहिए।